तो इतना तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो आपका टेम्परेचर के वेरी होने से रेसिस्टिविटी वेरी हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका एनर्जी बढ़ा, कोलिजन का रेट बढ़ा, कोलिजन रेट बढ़ने से वो रेसिस्टिविटी उसकी चेंज हुई, ठीक है। तब ये जो रेसिस्टिविटी है, चेंज इन रेसिस्टिविटी, ठीक है, शुरुआत में इसकी रेसिस्टिविटी को हम लोग रो नॉट मान लेते हैं, और बाद में जो रेसिस्टिविटी है इसको हम लोग एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी रो टी मान लेते हैं। दिस चेंज इन रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, कितना पहले टेम्परेचर था और अब कितना टेम्परेचर है, पहली बात ये। दूसरी बात, दिस चेंज इन रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन क्या, इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इनिशियल रेसिस्टिविटी, शुरुआत में कितना था, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो रो टी माइनस रो नॉट, ठीक है, जो है ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहीं से जो है हमारा ये रो टी माइनस रो नॉट जो है इज इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब आया प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू का साइन आया, यहाँ से एक कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट कहला गया, ठीक है, रो टी माइनस रो नॉट इंटू डेल्टा टी। अच्छा, रो नॉट भी आएगा यहाँ पे, रो टी माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्ट इक्वल्स टू रो नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? मैंने आपको क्या बताया, दिस चेंज इन रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, दिस चेंज इन रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेसिस्टिविटी। जैसे 11th में नहीं पढ़ते थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, change in length is directly proportional to original length and change in length is directly proportional to temperature, change in temperature। तो वही तो है यहाँ पर, ठीक है, इस दोनों को मिला के हमने फिर कॉम्बिनेशन करके ये बनाया था। तो अब यहाँ से देखिए रो टी माइनस रो नॉट, ठीक है, अच्छा ये माइनस रो नॉट उधर जाएगा, प्लस रो नॉट बन जाएगा, इज इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, रो नॉट आपका कॉमन इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी आपका फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर। आई थिंक अब आपको ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो ये जो अल्फा है, यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन थी, अल्फा अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो रेसिस्टिविटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड है रेसिस्टेंस से, तो इसलिए यही सेम फॉर्मूला रेसिस्टेंस के लिए भी अप्लीकेबल हो जाता है। तो रेसिस्टेंस, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हम लोग ओम्स लॉ में भी पढ़े हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तब भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू, है ना, रेसिस्टेंस एट इनिशियल रेसिस्टेंस, है ना, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अब आपको। yes. इसके बेसिस पे आपको दो सॉल्व एग्जांपल्स थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला आपको बहुत ही आसान सा लगेगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो है मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है, थोड़ा अच्छा है और ये पेपर में भी आया हुआ है पहले बोर्ड में, ठीक है, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। एक रेसिस्टेंस, कई तरह के थर्मामीटर होते हैं, उसमें एक होता है प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है। उसका जो रेसिस्टेंस है वो आइस पॉइंट पर 5 ओम है, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने बोल दिया आर नॉट इक्वल टू 5 ओम। दूसरा है
एंड स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। तो यही देखिए आप, वही थर्मामीटर का रेसिस्टेंस जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो 5 ओम है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है रेसिस्टेंस। उसके बाद व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू अ हॉट बाथ, उसका टेम्परेचर आपको मालूम नहीं है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर स्मॉल टी मान लिया हमने, जिस टेम्परेचर पे जो है हॉट बाथ को रखा हुआ है, उसमें जब थर्मामीटर को डाला तो उसका रेसिस्टेंस आपको बता रहा है 5.795 ओम। ठीक है, ये तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो दो सिचुएशन हम लोग लेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन क्या है कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है, मतलब हमने कंपैरिजन किया किसको किसको, 0 और 100 को। ठीक है, समझ गए, 0 और 100 का एक पेयर पहले हमने लिया। तो हम पढ़े हैं अभी फॉर्मूला R इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू क्या, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये पढ़े थे अभी, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हैं। आर आर 100 इज इक्वल्स टू आर, एक मिनट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग ध्यान से, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज क्या बन जा रहा है, देखिए आर टी माइनस आर नॉट, ये इधर आ गया, इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। सबको समझ आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। स्टेप वाइज आ रहा है। हाँ ठीक है, तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको यूज करते हैं अभी हम लोग। आर टी कितना है, आर टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर 100 है, तो हम लोग लिखेंगे आर 100 माइनस आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू अल्फा और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, 100 माइनस 0 होगा, 100 माइनस 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ठीक है, फिर सेकेंड सिचुएशन हम लोग क्या ले लेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर 0 था और फाइनल टेम्परेचर उसका कितना हो गया, T, और उस समय में रेसिस्टेंस कितना हो गया, RT। तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं सेकेंड सिचुएशन, RT माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस था आइस पॉइंट, और फाइनल में टेम्परेचर कितना हो गया, T। तो T माइनस 0 करेंगे तो कितना होगा, T माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, T आएगा। समझ आ रहा है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए तीन चीजें दी हुई थी, तीन जगह पे टेम्परेचर था, तो दो पेयर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर दो ही टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस में। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आर नॉट अल्फा दोनों जगह से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपका जो इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, आर टी माइनस, सॉरी, आपका इक्वेशन बन रहा है आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में T। ठीक है, और आपको यही T टेम्परेचर चाहिए था, तो T टेम्परेचर की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं ये चीज जो है क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा यहाँ आर 100 माइनस आर नॉट और इंटू में 100। ठीक है, समझ आया सबको, कोई दिक्कत? यस सर। नो। ठीक है, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, आर टी आर नॉट आर 100 सब दिया हुआ है, पुट कीजिए और आंसर निकल जाएगा।
आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। बोलिए यस कि सर। अभी भी दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये सब आज ट्राई कीजिएगा आप लोग। 5, 6, 7, 8 इतने सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, ठीक है, समझ गए। तो 8th क्वेश्चन को पढ़िए आप, थोड़ा सा ये अच्छा है इसीलिए इसको ही बता देता हूँ, बाकी सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिया? क्या बोल रहा है, एक हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ दिस, ठीक है। एक वायर है, नाइक्रोम वायर, ठीक है, उसमें इतना वोल्टेज दिया और इतना करंट आया, ठीक है। तो ये शुरुआत का सिचुएशन है। सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ दिस, है ना, मतलब शुरू में करंट इतना था और बाद में इसका करंट इतना हो गया, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। तो बाद में इसका करंट जो है चेंज हुआ, वो किस वजह से चेंज हुआ होगा बताइए। सप्लाई, उसका वोल्टेज सप्लाई दोनों में सेम है कि डिफरेंट है? हीटिंग एलिमेंट जानते हैं ना, जैसे गीजर है, टोस्टर है, पानी गर्म करने वाला रॉड है, ये सब क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। और वो किस चीज का, एलवाई का बना हुआ है। एलवाई क्या है, नाइक्रोम। उसको जब हम 230 वोल्ट से 230 वोल्ट सप्लाई दिए, ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जैसे पानी गर्म करने वाला चीज है, उसको हम 230 वोल्ट यानी कि स्विच ऑन किए तो 230 वोल्ट मिला। शुरू में उसका करंट कितना था, उसमें करंट फ्लो हो रहा था 3.2 एम्पियर, ठीक है। बाद में उसको वही करंट जो है फाइनल करंट बन गया कितना, 2.8 एम्पियर। क्या हमने वोल्टेज चेंज किया उसका? क्या वोल्टेज चेंज किया? नो सर। नहीं किया। तो उसका वोल्टेज तो सेम है, यानी कि करंट जो है चेंज किसकी वजह से हुआ होगा बताइए। करंट चेंज किसकी वजह से हुआ? Heat उसका temperature. रेजिस्टेंस चेंज हुआ। देखिए, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। आपको ये कांस्टेंट है और इसका करंट अगर चेंज हो रहा है तो किस वजह से करंट चेंज हुआ होगा बताइए। रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस चेंज हुआ होगा। अब यहाँ पर ये हीटिंग एलिमेंट है, तो इसका रेसिस्टेंस किस वजह से चेंज हुआ? Temperature. किस वजह से चेंज हुआ बताइए। अरे सब शांति शांति बैठे हैं। Heat. Heat. हीट हुआ ना, वो जो हीटिंग एलिमेंट था वो गर्म हो गया, वोल्टेज उसको लगातार मिल रहा है तो वो हीट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जैसे ही वो हीट हुआ तो उसका रेसिस्टेंस अब क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर मतलब शुरुआत में जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर वो था 27 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर उसका कितना हो गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि फाइनल टेम्परेचर है ना, आर टी जो होगा, दैट आर टी इज इक्वल्स टू आर शुरुआत में रूम टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू में डेल्टा टी होगा। ये तो आपको मालूम है, ये बात समझ आ रहा है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे आप, करेंगे ना? कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। यस सर। ठीक है। इसका मतलब है इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिखें, आर टी माइनस आर नॉट, है ना, इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को?
नो सर। कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस वाला फाइनल टेम्परेचर चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू अल्फा अल्फा। इज इक्वल्स टू क्या? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहां तक समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप बताइए, आपको है ना आर टी मालूम है, रेसिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर मालूम है क्या? इनिशियल टेम्परेचर रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस मालूम है? सब मालूम है। ये देखिए, Yes. इनिशियल वोल्टेज मालूम है, इनिशियल करंट मालूम है। तो यहाँ से आर यस सर। आर इनिशियल हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? आर नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 238 230 डिवाइडेड बाई करंट आपका 3.2। यहाँ से आर नॉट निकल जाएगा। फिर बाद में क्या बोल रहा है? फाइनल जो रेसिस्टेंस हुआ वो करंट हो रहा है 2.8 एम्पियर। तो आर टी फाइनल रेसिस्टेंस आपका चेंज हो गया, वो कितना हो जाएगा बताइए? फिर से 230 डिवाइडेड बाई कितना? 2.8 वी अपॉन आर। नहीं समझ में आ रहा किसी को? आ रहा सर। हाँ, आ गया सर। शुरुआत का रेसिस्टेंस इतना निकल गया और फाइनल का रेसिस्टेंस इतना निकल गया। तो अब आप देखिए, आर टी आपको पता चल गया, आर नॉट भी पता चल गया, आर नॉट भी मालूम है, यहाँ से अल्फा भी मालूम है। अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में, 1.70 इंटू 10⁻⁴। बात समझ में आई? ये सब मालूम है। और इनिशियल टेम्परेचर भी आपको मालूम है, कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से फाइनल कितना टेम्परेचर था वो आपका निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर इसमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये टेम्परेचर सेल्सियस में है तो फाइनल टेम्परेचर भी सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको केल्विन में चेंज करके लिखेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर वो केल्विन में आ जाएगा। कोई इशू नहीं है। सर ठीक है, चेंज आप करना है पहले, या नहीं? आपकी इच्छा है। आप या तो शुरू में चेंज कर लीजिए या फिर बाद में जो भी सेल्सियस में आएगा उसको केल्विन में चेंज कर लीजिए 273 से प्लस करके। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पर, इसलिए कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक टेम्परेचर रहता तब हम वहां पर केल्विन में चेंज करते। डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में 273 प्लस होगा तो डिफरेंस करने के बाद 273 ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब नो आपका सर। ये वाला जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया आपको। तो इसके बेस पे आपको ये 3-4 क्वेश्चन है, प्लीज इसको आज ही बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। अभी क्लास के बाद आपको फ्री टाइम मिलेगा तो इसको सॉल्व करके देखिएगा आपसे हो रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपको देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट क्यों किया? मैं चैप्टर 1 और 2 से भी स्टार्ट कर सकता था। सबसे पहली बात थी कि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, है ना, पूरे चैप्टर में यही सब है। और ये आपने 10th में पढ़ रखा है, इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको ये चैप्टर जो है स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 1 और 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए एकदम नए नए सब कुछ मिलेंगे उसमें। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले उस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसलिए एक तो ऑनलाइन क्लास है, ऊपर से इस तरह की चीजें आपको अचानक से मिलेगी तो आपको ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन टाइप के लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा है समझ में। दूसरी बात, चैप्टर 1 और 2 दोनों पूरा मिला देंगे तो आपको 8 मार्क्स होता है। और दोनों चैप्टर पूरा खत्म करने में, ढंग से खत्म करें तो 1.5 महीने का टाइम लगता है, चैप्टर 1 और 2। ठीक है, दोनों मिला के 8 मार्क्स का है। और चैप्टर 3 अकेला जो है 7 मार्क्स का है। और ये बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाता है, 5 से 6 क्लास में खत्म हो जाता है। बट मैं डिटेल से अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप समझ लीजिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। आप 1.5 महीने पढ़ के 8 मार्क्स लाएंगे या 6-7 दिन पढ़ के 7 मार्क्स लाएंगे? अधिक से अधिक 10 दिन लगेगा इसमें, इससे ज्यादा नहीं लगना होता है। समझ रहे हैं? और इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आपने 10th में पढ़ रखी है तो आपको आसान भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया है।
ठीक है। और हम लोग, हाँ, तो ये सब क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर आप आज ही एक क्वेश्चन नंबर 3.13 है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक, आप करके देखिएगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जैसे नंबर डेंसिटी आपको दे रखा है, एन दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर। ठीक है, टू यानी कि वायर है, इसमें एक एंड से दूसरे एंड पर उसको जाना है, तो कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा दे रखा है आपको, स्पीड हमारा कौन सा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू, करंट वगैरह इंफॉर्मेशन में दिया हुआ NEAVD होता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन में एन दिया हुआ है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आपको दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो आपको एरिया भी दिया हुआ है, ई मालूम है, एन मालूम है, तो BD निकल जाएगा। अब डिस्टेंस अपॉन में BD करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे। करंट भी दे रखा है आपको 3 एम्पियर। कर लेंगे? यस सर। Yes, sir. सिंपल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आज, ये 5-6 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आज की क्लास के बाद ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन आप बैठे बैठे सॉल्व करिए। जब तक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब हाँ, कल हम लोग बात कर रहे थे इस वाले फॉर्मूले की। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, सिग्मा इज इक्वल टू NE² अपॉन M इंटू टाउ। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको अब हम लोग यूज करते हैं। मोबिलिटी भी हो गया था। मोबिलिटी में कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। ठीक है, इसी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E अपॉन में M इंटू टाउ। ठीक है, और यहाँ से उसमें E से डिवाइड कर देंगे तो E और E कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E अपॉन में, सॉरी, E टाउ अपॉन में M। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, डिनोट करते हैं इसको म्यू से। ठीक है, जहां पर टाउ जो है एवरेज कोलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद हमने लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, इसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स ये भी हो गया था, कलर कोडिंग हो गया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया था। हाँ, ये वाला पोर्शन अब हम लोगों को खत्म करना है। ये काफी लॉजिकल, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोई बताइए, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया था बताइए, सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी? M upon हाँ, क्या? E upon tau. सिग्मा, सिग्मा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मतलब जिसमें रिलैक्सेशन टाइम भी हो। ठीक है, अभी तुरंत तो बताया था NE² जब upon हम, M N into square tau. upon M हाँ, into tau. यस, दिस इज NE² अपॉन M इंटू टाउ। ठीक है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, सिग्मा का रेसिप्रोकल, सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा क्या है, Resistivity. कंडक्टिविटी, और रो क्या है, Resistivity. रेसिस्टिविटी, उसका जस्ट Resistivity. रेसिप्रोकल। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, M अपॉन M upon N N square स्क्वायर और टाउ। ठीक है, tau. इस चीज को अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स के केस में रेसिस्टिविटी कैसे बढ़ता है। ठीक है, इसको समझते हैं, एक एक करके सब समझ में आएगा। मेटल मतलब कोई भी कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब वायर टाइप से हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं। इस वायर के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को।
तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इस वाले वायर में टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अभी हमने पहले भी बताया था, टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। फिर ये वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या बाकी जो पॉजिटिव चार्जेज हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर में, उसके साथ ये कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोलिजन का रेट जो है पहले से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कोलिजन का रेट पहले से ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाउ जो होता था क्या होता था? व्हाट इज टाउ? Relaxation time. Relaxation time. What is that relaxation time? It is the time between two successive collisions. होता था दो consecutive या दो successive collision के बीच का टाइम होता है, बोलिए। Yes. तो अब आप बताइए कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बोलिए। घटेगी। समझ आ गया सबको? वेरी गुड। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट फास्ट कोलाइड करेगा, तो रिलैक्स करने का टाइम उसको कम मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए आप। सो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। एग्रीड? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है। अब आप सोचिए कि जब आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है, यानी टाउ की वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है, तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Inversely. इनवर्सली है। तो टाउ जब डिक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। जब टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना समझ आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को हम क्लब करते हैं एक साथ, ठीक है। m/n/e² टाउ। तो अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टाउ कम हो रहा है और रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ा, बोल सकते हैं? Yes. टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ा, बोल सकते हैं? यस। ठीक है। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी का, ठीक है, वो देखिए ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर इस एक्सिस पे टेम्परेचर है और इस एक्सिस पे रेसिस्टिविटी है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है। अब ये लीनियरली वेरी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इस टाउ के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, एन भी है इसमें, ठीक है, नंबर डेंसिटी भी है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बढ़ता तो है लेकिन ये लीनियरली नहीं बढ़ता है, ठीक है। शुरू में कम बढ़ता है, ठीक है, बाद में क्या होता है कि अब ये एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ये फ्रिक्वेंट जो है कोलाइड होने लग जाते हैं, तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी का, ठीक है। लॉजिकली अब आपको समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? बोलिए। नो सर। नहीं आया? ओके। नो। कहाँ पर दिक्कत हुई? टाउ से। शुरू से? अच्छा, टाउ से, जब ठीक है, कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टाउ की वैल्यू घटेगी या कम होगी, ये बताइए। ये समझ में आ रहा है? किसको और एक्सप्लेन करूं? टाउ के बढ़ने, सॉरी, टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ की वैल्यू कम होगी, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है या फिर से बताऊं इसको?
फिर से बताओ। ठीक है, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर में अब मतलब हीट ज्यादा होगी, ठीक है, कंडक्टर हीट ज्यादा होगा, यस हीट ज्यादा हुआ यानी हीट एनर्जी एक्वायर किया उसने। जब हीट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फास्ट अंदर में मूव करेंगे, ठीक है। तो जब फास्ट मूव करेंगे मतलब वही ड्रिफ्टिंग होगी उनकी, शुरू थोड़ा सा टाइम के लिए वो एक्सेलरेट होगा, फिर वो ऑन एन एवरेज जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, इतना मालूम है। लेकिन शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए वो एक्सेलरेट होगा, तो उसी बीच में ये आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव जो है चार्ज से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा। तो अब जो है रिलैक्स करने का टाइम उसको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? दो कोलिजन के बीच का कम टाइम मिलेगा। बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। यस और नो? यस सर। तो इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ की वैल्यू कम हुई, इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला आपको कि ये जो रेसिस्टिविटी है दैट इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो आप देख सकते हैं रेसिस्टिविटी से ये टाउ जो है इनवर्स रिलेशनशिप में है? तो यानी टाउ की वैल्यू अगर कम होगी तो रेसिस्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। यस और नो? यस समझ आ गया? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ जो है कम हुआ और रेसिस्टिविटी बढ़ा। ये समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, बोल सकते हैं। यस सर। बस, ठीक है, क्लियर है अब सबको? हैं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यस है। सर। ठीक है, तो यही था इसका कॉन्सेप्ट टेम्परेचर से। ये किसके लिए मैंने बताया? ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए है ऐसा, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए। तो स्पेशली जो है ये ग्राफ आपको दे रखा है कॉपर का रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपसे पूछेगा तो आपको ऐसा प्लॉट करना है। ओके, समझ आ रहा है इतना? कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के केस में, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज है, आपको बताते हैं थोड़ा सा। वैसे इसको जब हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा बहुत शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम टाइप से पढ़े हैं क्या? थोड़ा बहुत आइडिया है कुछ? ये अभी नहीं आया है ये सब चैप्टर्स? अभी नहीं आया 11th है। में पढ़े होंगे ना? 11th में नहीं आया था? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे ये एनर्जी बैंड डायग्राम में इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये ऊपर एनर्जी कंडक्शन बैंड की ज्यादा होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड में होता है, मतलब वैलेंस शेल में होता है, इतना मालूम है सबको? बोलिए। अरे यस सर। कोई भी एटम है ना, या कोई भी चीज है, उसके अंदर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये मालूम है सबको? वैलेंस शेल यस में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो जब भी उसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी देंगे यानी कि हीट देंगे तो एक्साइट होगा, एक्साइट होने से ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के वैलेंस बैंड से अब वो कंडक्शन बैंड में होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा, ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और वो कंडक्ट करने लग जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है कि यस नहीं? सर। यस सर। यस सर। ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब अब सोचिए ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हमने एनर्जी दी तो वो ऑर्बिट को छोड़ दिया, आयनाइजेशन एनर्जी, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीजें तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना 11th में, ठीक है। तो हमने उसको एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन, जैसे वो एसपीडीएफ वाला भी आपने पढ़ा होगा, है ना, 1s2 2s2 उसमें रहता है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, फिर उसको एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एस
सब सेल से पी में चले जाता है, पी से ऐसे करके होता है ना वो सब चीज, वही तो है ये। उसको हमने टेम्परेचर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चले गया, तो इस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया। और ये चीज प्रोसेस जब पूरे कंडक्टर में हो रहा है, तो ये प्रोसेस एक दो के साथ नहीं हो रहा होगा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके साथ हो रहा होगा। तो इसका मतलब है, यानी कि यहाँ पर n जो है, इस n को हम लोग क्या बोलते थे, नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलते थे या नहीं? यस सर। बोलते थे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये चीज जो है ना, मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है। मेटल के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ड्रिफ्टिंग होती रहती है, लेकिन वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में ऐसे जाके और ये वैकेंसी क्रिएट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो है चेंज इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में, जैसे सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, कार्बन आता है। ठीक है, इन सब के कंडीशन में, मेनली कार्बन को यहाँ छोड़ देते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन सब में ये n की वैल्यू जो है ना, टेम्परेचर के देने से ये n पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, नंबर डेंसिटी अचानक से चेंज हो जाती है इन सब की। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा आप देंगे, n की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से n की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बोलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो है फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ये शुरुआत में क्या था, ये वैलेंस बैंड में चुपचाप आराम से बैठा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, n है ही नहीं कुछ। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ भागा है, तो यानी यहाँ पर जैसे ये उठ के भागेगा, तो इस जगह पे क्या होगा, हम लोग बोलते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाता है, हट जाता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। एक और बार। हे भगवान, इसमें क्या ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही ये है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जब किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसके वैलेंस बैंड में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर जैसे ही दिए, तो यानी कि उसमें हीट हुआ, हीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उठ के जो है एनर्जी ज्यादा लिया, वैलेंस बैंड से ज्यादा एनर्जी कंडक्शन बैंड की होती है, यानी कि वो कंडक्ट करने लग जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था, कुछ नहीं था, अब इसने जैसे एनर्जी गेन की, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में हुआ, यहाँ से, है ना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पर एक वैकेंसी पॉजिटिव नेचर का होता है जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जनरेट हुआ, यानी n जो है आपका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये n की वैल्यू और बढ़ेगी या नहीं? हाँ या नहीं? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से n की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अब आप Yes, यहाँ sir. पर ये सोचिए, क्या इस जगह पर, यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होगा? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो मेटल्स के केस में होता है, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और आपस में इस तरह से रहते हैं, ये कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर मेटल्स के केस में जो है आपका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एन का कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में जो है जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? तो अब आप देखिए,
कि n की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ाने से n की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ी, ठीक है, और n की वैल्यू बढ़ी तो रेसिस्टिविटी क्या हुई, कम। बोलिए, कम हुई, तो रेसिस्टिविटी कम हुई। समझ गए, क्योंकि रेसिप्रोकल इनवर्सली है ना, समझ गए ना, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो सेमीकंडक्टर के केस में टाउ आपका इफेक्टिव नहीं है, कौन इफेक्टिव है, n। तो n की वैल्यू जो है सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए रेसिस्टिविटी कम होता है। समझ आया? तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसा बनता है, टेम्परेचर बढ़ाए तो रेसिस्टिविटी, यहाँ पर इतने शुरू में टेम्परेचर कम था, रेसिस्टिविटी इतनी ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ाए रेसिस्टिविटी कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ाए रेसिस्टिविटी कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ाए रेसिस्टिविटी कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ाए रेसिस्टिविटी कम, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी कम, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. I. ठीक है, ओके। देखिए अब ये ग्राफ में अभी मैंने आपको लगभग 20 मिनट से ज्यादा ही समझा दिया इस चीज पे, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता देता, फिर मैं एक बहुत अच्छा टीचर बन जाता कि चलो बच्चों का दिमाग खराब नहीं करता है। कैसे? मैं आपको बोलता, देखो बच्चों, कॉपर मेटल के केस में रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, 30 सेकंड में खत्म हो गया ये टॉपिक। याद करने में तो बच्चे माहिर होते हैं, बस फटाफट से देखा, बनाया, हो गया, खत्म। सही है कि नहीं? ऐसे भी तो पढ़ा सकते थे, समझ नहीं आया किसी को, आ गया। ठीक है। आई थिंक अब आपको लॉजिकली ये बातें समझ में आ रही है कि कैसे हो रहा है ये सब काम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बच गया कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलवाई। एलवाई मतलब जिसमें दो या दो से अधिक मेटल्स मिले हों, एक मेटल नॉन मेटल मिला हो, ठीक है। जैसे नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें निकल भी है और क्रोमियम भी है। तो जो दो या दो से अधिक मेटल्स से मिलके बना हुआ होता है कोई भी वायर या कंडक्टर, उस कंडीशन में जो है टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी से ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एलवाई जिस तरह से बनते हैं, ठीक है, कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेसिस्टिविटी में कोई उतना खास असर नहीं होता है, ठीक है। तो इनको देखा गया कि ये शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाए, रेसिस्टिविटी कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे कुछ फिक्स्ड रेसिस्टिविटी थी, उतने पे है। फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो हल्का हल्का बढ़ा, हल्का हल्का बढ़ा। ये देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर के थोड़ा सा बढ़ाने से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। देखिए 50 पे इतना था, और जैसे डबल किया, ये देखिए कितना टाइम्स बढ़ गया, है ना, 6-7 टाइम्स बढ़ गया होगा ये। फिर 3 टाइम्स किए तो ये देखिए कहाँ चले जाएगा, है ना। तो मेटल के केस में टेम्परेचर के थोड़े से बढ़ने से रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन एलवाई के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता, हल्के 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 बढ़ता है, ठीक है। तो एलवाई का जो है ये कंडीशन है, सेमीकंडक्टर्स का ये है, और इंसुलेटर का भी इसी तरह से होता है, और मेटल्स का ये है। समझ आ गया सबको ये तीनों ग्राफ? और इससे रिलेटेड ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। और हाँ, अब इसके बाद आपका एक नया टॉपिक आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, ठीक है। अब आप लोग बताइए, इसको आज पढ़ना है कि नेक्स्ट डे पढ़ना चाहते हैं, कि अभी एनर्जी बची है या खत्म हो गई? ठीक है, इसको नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो अभी इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या करना है बताइए? पढ़ा दो सर। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, Next. पढ़ा लें? Next day. No, sir. Next day. नेक्स्ट डे चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कल करते हैं इसको,
ठीक है, कल भी हम लोग थोड़ी देर के लिए क्लास रखेंगे।